नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही साथ पढ़ाई भी करें क्योंकि ठंडी की ऋतु है, इसलिए सोने का मन कर रहा होगा। लेकिन आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेदन करती हूँ कि साथ ही साथ अच्छी तरह से पढ़ाई भी करें और अपनी स्वयं को पुरवार करें। सबसे अनोखे हैं हम, इसीलिए साथ ही साथ मेहनत करते रहिए। तो आज हम आपके अभ्यासक्रम को आगे बढ़ाते हुए 18वां पाठ मेरी राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ एक निबंध के तौर पर है, इसीलिए आपको इसे पाठ्य पुस्तक के आधार पर पढ़ना ही होगा। मेरी आपसे निवेदन है कि जब ये वीडियो देखने बैठे तो आप पाठ्य पुस्तक साथ में लेकर बैठे, क्योंकि निबंध प्रकार का पाठ है, इसीलिए आपको शायद याद नहीं भी रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस पाठ को भी हम सरल बनाने का प्रयत्न करें। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और यह पाठ विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है, जिनका जन्म सन 1925 और निधन सन 2005। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1925 के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में। ध्यान रखना, आप शायद कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमें लेखक परिचय तैयार करना है। वाराणसी गोरखपुर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार में अमेरिका वाशिंगटन में अध्येता रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रशासन में सूचना विभाग में भी कार्यरत रहे हैं। बाद में अध्यापन के क्षेत्र में 1968 से 1977 तक वाराणसी में अध्यापक एवं कुलपति भी रह चुके हैं। तो विद्यानिवास जी हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य कवि, ध्यान में रखना, जो गहरे विचारधारा को प्रकट करता है कि जो हमारे सोच से परे होता है, उन्हीं के विषय पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो स्वयं को ब्रह्मानंद मानने वाले विद्यानिवास, ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्म में आलीन होने वाला, हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक, ललित निबंधकार के रूप में जाने गए। मिश्र जी के निबंधों में प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता एवं सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, भाषा की सृजनात्मकता एक साथ
अंतर्ग्रंथित मिलती है। महाभारत का काव्यार्थ भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका ध्यान में रखना। महाभारत का फिर भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका भाषा दर्शन की पीठिका स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, आदि पर उनकी विचारधाराएं प्रकट हुई हैं। फिर हिंदी और हम, वाचक कविता भोजपुरी साहित्य के सरोकार जैसी प्रसिद्ध रचनाएं उन्होंने लिखी है। तो इस पाठ में हम जानते हैं कि हमें यह सीखना है कि मानव जीवन अनेक चिंताओं से भरा हुआ है। साथ ही साथ प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने पौराणिक मिश्र के माध्यम से मानव चिंताओं का अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है, जो अत्यंत संवेदनापूर्ण जीवन चित्र प्रस्तुत करती है। कौशल्या माता का यह विचार सर्वथा युक्तियुक्त है कि इस मौसम में भी मेरे राम का मुकुट बिक रहा होगा, अर्थात वे बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। तो राम और सीता के जीवन के माध्यम से लेखक ने निबंधकार में यह परिचय देने का प्रयत्न किया है कि कौशल्या माता जानती है कि गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, लेकिन मेरे राम का मुकुट बिक रहा है, मतलब कि राम वन में रहकर अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। तो उनके माध्यम से भी निबंधकार ने समझाने का प्रयत्न किया है कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना कर रहा है और करना पड़ रहा है। कुदरत ने हमें कुछ ऐसी शक्तियाँ भी दे रखी है कि अनेक मुश्किलें आने पर भी मनुष्य इसमें से उभर कर आ रहा था। हम जानते हैं कि श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो उसी के माध्यम के आधार पर हम आज का पाठ पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको बार बार सूचित इसलिए कर रही हूँ कि यह पाठ थोड़ा सा निबंध के तौर पर है, इसलिए आप पाठ्य पुस्तक साथ में लेकर बैठे और साथ ही साथ एक एक वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ें। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की वजह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती है। फिर भी रात दिन नींद नहीं आती। तो लेखक गहरी सोच में है कि महीनों महीनों तक उदासी छाई रहती है। कुछ ऐसी बेचैनियाँ हमें बेचैन कर देती हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। कुछ विचार ऐसे हैं कि जिसमें से कुछ टूटने का डर रहता है और कुछ कमियां हमारे जीवन में रहती हैं जो हमें से बार बार परेशान करती है। रात दिन कभी कभी हमें नींद नहीं आती है। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील दूसरी रील चढ़ा, मतलब एक जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तीसरी परेशानी आ जाती है, तो नींद नहीं आती है।
और कुछ परेशानियां नहीं होती, उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ सहज क्रम में। कुछ परेशानियां ऐसा भी होता है कि चलो आ गई है तो बस आनी होनी होती है और आके चली जाती है। कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। देखिए, रात को 9 बजे संगीत का कार्यक्रम सुनने गए उनके दोस्त। साथ में जाने के लिए एक चिरंजीविनी और मेरी एक मेहमान महान गरीब वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। एक मेहमान निबंधकार के घर में ठहरी हुई थी। तो रात के 9 बजे उनके मित्र ने कहा कि वो मेहमान गरीब स्त्री थी, उन्हें भी साथ में आने का अनुमति आज्ञा दे दीजिए। तो शहरों को आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि शहरों में वातावरण कैसा है, असुरक्षित, मतलब स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए निबंधकार लेखक उन्हें नहीं जाना देना चाहते थे। पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है, तो लड़के भी समझदार होते हैं, तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। आनंद खुशी का विचार करना पड़ता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। कहा, उन्होंने अनुमति दे दी कि 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना, मतलब 9 बजे गए हैं तो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक आ जाएंगे, ऐसा सोचा। फिर क्या हुआ देखिए, रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई। रात के 12 बजे, लेकिन वह लोग लौट कर नहीं आए। तो लेखक की पत्नी बड़ी चिंतित हुई, क्योंकि लड़की थी, इसीलिए चिंता करना जरूरी था। जल्लाई साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। रात के 12 बजे तक आई। पत्नी गुस्सा हो गई, लेखक को भी डांटने लगी, गुस्सा होने लगी। फिर इसमें कम होता है तो बारिश आने लगी। छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आया, गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकेला उठा, बारिश निकल गई। ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राज होने लगा। दूर कोई आहट मतलब आवाज, भनक। तो लेखक भी औसरी जैसे बात में बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठ गए। उनके आने की राह देखने लगे। बहुत समय बीत चुका था, तो जैसे कुछ दूर से आते देखते ऐसा लगता, भनक हो जाते कि चलो बेल होगा। उद्दग्ध होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह कर बिजली चमक जाती है, सड़क छिपरा जाती है, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ै का पौध नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज रही। देखिए, मोरी राम के बीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के बीजे सिंदूरा, तो राम घर लौटही। मतलब लेखक ने समझाया कि मेरे राम का मुकुट बिक गया है, मतलब राम कुछ परेशानी में है। तो यहाँ लेखक अपने बच्चों को लेकर परेशान है, इसीलिए पंक्ति दोहराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे राम का मुकुट रहा है, लक्ष्मण भी साथ में है, सीता से भी चिंता हुई, मेरे राम का मुकुट बिक रहा है, साथ ही साथ लक्ष्मण का भी दुपट्टा बिक रहा है, मेरी सीता की मांग का सिंदूर बिक रहा है।
में सीता है, उसकी मांग का सिंदूर भी भीग रहा है, मेरे राम घर लौट आते, क्योंकि वे परेशान हैं। उन्हें जंगल में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। इसीलिए यहाँ लेखक भी ये सोच रहे हैं कि बच्चे गए हैं, रात के 12 बज गए हैं, बारिश का मौसम है, वे लौट नहीं आए हैं, तो कुछ न कुछ परेशानियाँ रही होगी। बचपन में दादी नानी जाते पर यह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौट कर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला है। मतलब कौशल्य माता अपने राम के प्रति चिंतित है, पर वह राजमाता भी है और उन्हें अपने पति की आज्ञा का पालन भी करना पड़ता है। तो वो सोच रहे हैं कि मेरे लाल परेशानी में है। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, हाथ तब उसका दर्द नहीं छूता था, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया। तो अचानक से लेखक के मन में भी यही दर्द उभर कर आ जाता है कि यह तो चलो यहीं पर गए हैं, लेकिन कौशल्या माता का राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास गया। उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ में लक्ष्मण भी थे।